आज का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th। When you look around, you see both living and non-living things. जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? दोनों ही लिविंग और साथ में नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही दिखाई देते हैं। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate things यानी कि non-living things does not have which a living thing has? तो जब आप अपने चारों तरफ देखते हो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, तो मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसमें ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है। ये लिखा है यहाँ पे, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, तो वो है सेल। सेल क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। और सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है किसकी? लाइफ की। क्यों है बेसिक यूनिट? क्योंकि ये सेल जो होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। तो ये क्या हुआ? फिर बेसिक यूनिट हुई, हर सेल में मिल रही है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रही है, तो ये क्या हो जाता है? एक बेसिक यूनिट हो जाती है किसकी? लाइफ की। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। फिर क्या होता है? ये सेल बाद में चाहे डिफरेंशिएट हो जाती है, दूसरी फंक्शंस करने लग जाते हैं। डिफरेंशिएट का क्या मतलब होता है कि फंक्शन जो हो जाते हैं इनके डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है? हर बॉडी में, हर ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल्स होती ही हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल। कुछ जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल से ही बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन दूसरे, वाइल अदर्स लाइक अस, हम जैसे जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो हम जो होते हैं हम किससे बने होते हैं? बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए हमें क्या बोला जाता है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो वो वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज ए सेल? अब क्या है सेल? क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से हुए? जो एक सेल से बने होते हैं। वो किस चीज के लिए कैपेबल होते हैं? पहला है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब क्या है? क्योंकि एक सेल से बने होते हैं तो वो क्या है? इंडिपेंडेंटली अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको दूसरे सेल्स की जरूरत नहीं है एग्जिस्ट होने के लिए, किसी और पे डिपेंड होने के लिए, दूसरी सेल्स पे डिपेंड होने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इकलौते हैं, अकेले हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है। एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। और क्या करते हैं? और उनका काम क्या होता है? वो जो फंक्शंस होते हैं एसेंशियल, इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं लाइफ के, वो करते हैं। तो क्या हुआ? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, और फंक्शन जो ज़रूरी होते हैं एसेंशियल, जो उनकी ज़रूरत, उनको जिंदा रखने के लिए जो फंक्शंस उनको ज़रूरी हैं वो सारे फंक्शंस वो करते हैं। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तो सारी जितनी भी है, अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी ये फंक्शन करेगी, क्योंकि इट्स अ बेसिक नीड टू लिव। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है? वो जीना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, तो उसको वो मेक श्योर करने के लिए हर सेल ये चीज करेगी, उसका ये फंक्शन हुआ। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर उसके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जरूरी नहीं है वो इंडिपेंडेंट रह पाए। जैसे कि वायरस हो गया। अब वायरस क्या है? वो एक इंडिपेंडेंट सेल है, एक सेल है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है? कंप्लीट नहीं है। उसके पास सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो उसको जिंदा रखने के लिए, जो फंक्शंस करने के लिए वो जो ऑर्गेनेलीज चाहिए वो नहीं है उसके पास, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रह सके। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो लेकिन क्या है? डिपेंड करता है, वराई करता है किससे? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मोस्ट जो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो उनके पास क्योंकि ऑर्गेनेलीज नहीं होते तो वो इसलिए इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर सकते। उनको कुछ और किसी दूसरी सेल की, दूसरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की या फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all living organism.
तो फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसलिए सेल क्या हो जाता है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो जाता है और एक फंक्शनल यूनिट हो जाती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, सेल क्या होती है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल, मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किससे बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो जाता है, एक सेल जो हो जाती है फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो जाती है और क्या हो जाती है, फंक्शनल यूनिट भी होती है। क्योंकि ये क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए सेल जो हो जाती है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो जाती है एंड फंक्शनल यूनिट भी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल। सबसे पहले जो सेल किसने देखी थी, वो देखी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एक मिनट, अब देखो क्लियर हो गया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले जो सेल थी इन्होंने देखी थी और इन्होंने क्या बोला था, सेल को उन्होंने डिस्क्राइब किया था सेल को एक लाइव सेल। उन्होंने क्या बोला था, सेल को एक लाइव सेल बोला था। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structure details of the cell. अब क्या हुआ था, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है तो फिर उसको कोशिश करी जाती है कि उसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। अगर आप कुछ जीवन में कुछ इवन सीखते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप इसको और अच्छा कैसे कर सको। तो सिंपल यही था, इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का। तो जिन्होंने इन्वेंट किया तो उन्होंने बोला इसको हम और कैसे सुधार सकते हैं, इसको और कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो उसे अच्छा करते 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 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो इतना अच्छा होता है कि उससे जो है सेल की जो स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देती है। तो इससे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्लियरली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। इन 1838 मैथियस स्केल्टियन, जो कि थे एक जर्मन बोटेनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. अब क्या होता है, टिश्यूज किससे बनी होती है, टिश्यूज बनी होती हैं सेल से। ऑर्गन किससे बना होता है, टिश्यूज से। तो सेल्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो इन्होंने क्या देखा, मैथियस स्केल्टियन ने इन 1838 में, कि उन्होंने देखा प्लांट्स में, उन्होंने प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने प्लांट्स में देखा कि जो डिफरेंट प्लांट्स के उन्होंने टिश्यूज कलेक्ट करे डिफरेंट प्लांट्स के, और उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स के जो टिश्यू बने थे वो डिफरेंट सेल्स से बने हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा, सिंपल, कि डिफरेंट सेल्स जो थी वो डिफरेंट टिश्यूज बना रही थी, सब में एक सेल कॉमन नहीं थी। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर Swan 1839 a German zoologist studied different types of animal cells। अब क्योंकि ये क्या थे, zoologist थे। zoologist क्या करते हैं, वो एनिमल्स पे अपनी रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने क्या कहाँ पे रिसर्च करी, एनिमल सेल्स पे रिसर्च करी। और उन्होंने क्या देखा, रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उन्होंने देखा एनिमल सेल्स में कि एक सेल के ऊपर क्या था, एक थिन आउटर लेयर थी जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो उसे आज की डेट में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि सेल के चारों तरफ क्या थी, एक आउटर लेयर थी जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। और उन्होंने साथ में क्या कंक्लूड करा, उन्होंने साथ में क्या किया, प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी करी। और उन्होंने देखा, कंक्लूड करा कि जो सेल वॉल होती है वो किस में पाई जाती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल वॉल किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, प्लांट सेल की। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Schwann proposed the hypothesis for that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। फिर लास्ट में इन्होंने क्या बोला, क्या इनकी जो हाइपोथेसिस आई वो क्या थी, कि जो एनिमल और प्लांट
कि एनिमल और प्लांट की जो बॉडीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बनी होती हैं किससे, सेल्स से बनी होती हैं। और उसके ही प्रोडक्ट ऑफ सेल्स होते हैं कि जो सेल्स जो होते हैं डिफ्रेंशिएट होकर टिश्यूज़ बन जाते हैं उनको। तो बेसिकली सेल्स से बनी होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, या फिर ये बोल लो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। स्केलेटन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। लेकिन तो ये क्या नहीं कर पाए, इनकी जो थ्योरी थी सेल थ्योरी, इसमें ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद है रूडोल्फ विर्चाउ in 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, और इसको क्या बोला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। तो अब क्या हुआ, ये जो दो साइंटिस्ट थे स्केलेटन एंड श्वान, ये अपनी सेल थ्योरी में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। लेकिन ये किसने एक्सप्लेन करा, ये करा एक्सप्लेन रूडोल्फ विर्चाउ ने इन 1855 में। तो इन्होंने बताया कि न्यू सेल्स जो होती हैं वो पुरानी जो सेल्स होते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट सेल्स है उससे बनती हैं। वो जब डिवाइड होती हैं तब उससे न्यू सेल्स बनती हैं। और इसको क्या बोला इन्होंने, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। He modified the hypothesis of Skelton and Schwann to give the cell theory a final shape. फिर इन्होंने क्या करा, रूडोल्फ विर्चाउ ने ये जो इनकी जो सेल थ्योरी थी, इन्होंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी, उसको मॉडिफाई किया, और फिर उसके बाद इन्होंने वो जो थी उस थ्योरी को, सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया। तो अब सेल थ्योरी कैसे है, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये चीज जो है सेम है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये क्या करा इन्होंने, ऐड कर दिया। तो आज जो सेल थ्योरी जो है, जो एक्सप्लेन की जाती है, वो ये की जाती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं, सेल्स से, और उसके ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से। और जो सेल्स होते हैं वो किससे अराइज होते हैं, कैसे नए बनते हैं, तो वो बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं।